हेलो, जैसा कि मेरा नाम सुनील कुमार कश्यप है। मैं पिछले कई दिनों से आप लोगों को 9, 10, 11, 12 का सिलेबस पढ़ा रहा हूं, जिसमें हाई स्कूल के अंतर्गत जय प्रक्रम और उसके बाद में मैंने इंटर में जो पढ़ाया था उसमें जीवों में जनन और जनन की विधियां, इसके साथ साथ अनुवांशिकी चैप्टर पढ़ाया था। जैसा कि आज हम ऐसे पढ़ाते चले आ रहे हैं, ऐसे आज हम आपके लिए जय प्रक्रम कक्षा 10 चैप्टर से है। ये पहला चैप्टर है जय प्रक्रम। जय प्रक्रम के अंतर्गत आपको जैसा हमने पाचन और पोषण के बारे में बताया और श्वसन के बारे में बताया, हृदय के बारे में बताया, रुधिर वाहिनियों के बारे में बताया, दोहरा प्रसंचरण के बारे में बताया, उसी प्रकार जय प्रक्रम का एक लास्ट हिस्सा है, आखिरी अंतिम टॉपिक है, जिसका नाम है उत्सर्जन। और उत्सर्जन को आज हम पढ़ाएंगे आपको। उत्सर्जन मतलब कि शरीर से वर्ज्य पदार्थ को बाहर करना, गंदगी को त्यागना उत्सर्जन कहलाता है। तो इसे क्या है कि प्रोटीन युक्त अपशिष्ट पदार्थों के टूटने से बने हुए नाइट्रोजन अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से त्यागने की क्रिया को उत्सर्जन कहते हैं और इसमें भाग लेने वाले अंगों को उत्सर्जी अंग कहते हैं। अब उत्सर्जन की बात आती है कि मनुष्य में कौन कौन से उत्सर्जन अंग पाए जाते हैं। तो उत्सर्जन अंग के अंतर्गत देखा जाए तो मनुष्य में कई उत्सर्जी अंग हैं, कई उत्सर्जी अंग हैं। जैसे उसमें त्वचा भी आपका एक बहुत बड़ा उत्सर्जी अंग है, वो यकृत भी आपका उत्सर्जी अंग है। इसी प्रकार क्या कहते हैं कि यकृत, गुर्दा, त्वचा, ये सभी किसमें आ रहे हैं? उत्सर्जी अंग में। तो उत्सर्जन वह क्रिया होती है जिसके अंतर्गत सभी जीवधारियों में लगभग उत्सर्जन क्रिया होती है। और उत्सर्जन क्रिया क्या होती है कि उसमें कोई जंतु है जो अमोनिया को त्यागता है, कोई यूरिया को त्यागता है, कोई यूरिक अम्ल को त्यागता है, कोई यूरिक अम्ल को त्यागता है, कोई क्रेटिनिन को त्यागता है। तो अलग अलग प्राणियों में उत्सर्जन की क्रिया अलग अलग प्रकार की होती है। इसी प्रकार उत्सर्जन को देखा जाए तो जैसे हमने बताया कि उत्सर्जन एक महत्वपूर्ण क्रिया है जय प्रक्रम के अंतर्गत, जिसमें प्रत्येक जीवधारी प्रोटीन युक्त पदार्थों को खाने से बने हुए नाइट्रोजन अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से त्यागने की क्रिया को उत्सर्जन कहते हैं और उत्सर्जन में भाग लेने वाले अंगों को उत्सर्जी अंग कहते हैं। उत्सर्जन की बात की जाती है तो उत्सर्जन के अंतर्गत क्या होता है? जैसे केचुआ देखा होगा, जोंक देखा होगा, तो इसमें क्या होता है? इसमें उत्सर्जन की क्रिया नेफ्रीडियम के द्वारा होता है, नेफ्रीडियम। और उसमें अगर उसमें सिलेंट्रेट्स की बात की जाए तो उसमें ज्वाला कोशिकाओं के द्वारा उत्सर्जन क्रिया होती है। और अगर जंतुओं में कुछ पौधों में बात की जाए, पौधों में उत्सर्जन क्रिया गोंद, रेजिन, टैनिन के रूप में होती है। इसी प्रकार अगर अलग अलग देखा जाए, पौधों में बात किया जाए तो पौधों में पत्तियां टूटकर पेड़ों से गिरती हैं, तब उत्सर्जन क्रिया होती है। तो पुरानी पत्तियां पेड़ों से टूटकर गिरती हैं तो उससे उत्सर्जी पदार्थ निकलते हैं। उसी प्रकार उनमें पत्तियों द्वारा उत्सर्जन होता है। जबकि जंतुओं में क्या होता है? इनमें एक विकसित उत्सर्जन तंत्र पाया जाता है। ये उत्सर्जन तंत्र वास्तव में क्या होते हैं? इसमें एक जोड़ी गुर्दे होते हैं, एक जोड़ी मूत्रवाहिनियां होती हैं, एक मूत्राशय होता है, एक मूत्र मार्ग होता है। ये सभी मनुष्य के प्रमुख उत्सर्जी अंग हैं। अब इसमें क्या होता है कि अगर बात किया जाए कि मनुष्य के उत्सर्जी अंग का वर्णन कीजिए, क्वेश्चन आता है, 10वें में भी आता है, 11 में भी आता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 10 वालों के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसमें उत्सर्जन क्रिया का आता है कि मनुष्य में पाए जाने वाले उत्सर्जी अंगों का वर्णन कीजिए। तो मनुष्य में पाए जाने वाले उत्सर्जी अंगों में सबसे पहले देखा जाए तो एक जोड़ी वृक्क होता है, एक जोड़ी वृक्क, एक जोड़ी वृक्क, फिर एक जोड़ी मूत्रवाहिनी, एक जोड़ी मूत्रवाहिनी, एक मूत्राशय, और फिर इसके बाद में क्या होता है कि मूत्र मार्ग। ये मनुष्य में पाए जाने वाले प्रमुख उत्सर्जी अंग होते हैं। तो जिनका वर्णन करने पर पता चलता है कि मनुष्य में एक जोड़ी वृक्क, एक जोड़ी मूत्रवाहिनियां, एक मूत्राशय और मूत्राशय से खुला हुआ बाहर की तरफ मूत्र मार्ग होता है। क्या तो मनुष्य में सबसे पहले उदर गुहा में एक जोड़ी वृक्क पाए जाते हैं। ये दोनों वृक्क हैं। वृक्क के ऊपर एक
पीले रंग की या पीले रंग की होती है, जो टोपी के समान संरचना होती है, जिसे अधबिक ग्रंथ कहते हैं। यह जो उत्सर्जन अंग है हमारे वक्ष भाग के नीचे उदर गुहा में स्थित होता है। तो अगर देखा जाए जैसा कि एक जोड़ी वृक्क, तो मनुष्य में एक जोड़ी वृक्क कशेरुकदंड के दोनों तरफ पाए जाते हैं। उनके ऊपर एक टोपी के समान संरचना होती है, जिसे अधवृक्क ग्रंथ कहते हैं। एक दायां वृक्क होता है, एक बायां वृक्क होता है। बीच में एक महाधमनी होती है, महाशिरा होता है, क्योंकि ब्लड जब आते हैं इसी से आते हैं, और ब्लड इसके द्वारा क्या होते हैं, वृक्क में प्रवेश करते हैं। और इससे प्रत्येक वृक्क से लगी हुई एक एक मूत्रवाहिनियां होती हैं। ये मूत्रवाहिनियां मूत्राशय के पार्श्व में स्थित होती हैं। तो इनकी लंबाई लगभग 13 सेमी होती है। और नीचे एक तिकोना मूत्राशय होता है। मूत्राशय एक बाहर की तरफ छिद्र के रूप में खुलता है, जिसे मूत्रमार्ग कहते हैं। अब बात आती है कि एक जोड़ी वृक्क क्या है। तो मनुष्य में पाए जाने वाले एक जोड़ी वृक्क उदर गुहा में कशेरुकदंड के दोनों तरफ स्थित होते हैं। दाहिना वृक्क बाएं वृक्क की अपेक्षा बड़ा तथा कुछ आगे स्थित होता है, जबकि बायां वृक्क छोटा और कुछ पीछे स्थित होता है। वृक्क की संरचना की बात की जाए तो मनुष्य में पाए जाने वाले वृक्क गहरे भूरे लाल चॉकलेटी रंग के होते हैं। और ये वृक्क जो होते हैं स्त्रियों में होता है लगभग 120 से 30 ग्राम का होता है, जबकि पुरुषों में 170 से 180 ग्राम के वृक्क का भार होता है। वृक्क क्या होते हैं कि इसके अंदर मेडुला पाए जाते हैं। लगभग 12 मेडुला पाए जाते हैं प्रत्येक वृक्क में। और वृक्क में जो मेडुला पाए जाते हैं उसी के अंदर से रुधिर जब प्रवेश करता है, गुजरता है, तो उस रुधिर द्वारा छन करके नीचे के द्वारा मूत्रमार्ग के द्वारा मूत्रवाहिनी के द्वारा मूत्राशय में मूत्र एकत्रित होता रहता है। तो मनुष्य में एक जोड़ी वृक्क उदर गुहा के दोनों तरफ स्थित होते हैं, जो गहरे लाल भूरे चॉकलेटी रंग के होते हैं। दाहिना वृक्क बड़ा होता है, बायां वृक्क छोटा होता है। दाहिना वृक्क आगे स्थित होता है, बायां वृक्क पीछे स्थित होता है। इसका स्त्रियों में वजन 120 से 130 ग्राम होता है, पुरुष में 160 से 170 ग्राम होता है। और वृक्क के ऊपर एक टोपी के समान संरचना पाई जाती है, जिसे अधवृक्क ग्रंथ कहते हैं, या एक अंतःस्रावी ग्रंथ होती है। अब इसमें क्या होता है, मूत्र, ये आपका हो गया क्या कहते हैं वृक्क। जब आती है एक जोड़ी मूत्रवाहिनियां, वृक्क, प्रत्येक वृक्क से एक पतली सक्रिय नलिका होती है, जो नीचे की तरफ मूत्रवाहिनी से जुड़ी होती है। इस मूत्रवाहिनी की लंबाई लगभग 13.5 सेंटीमीटर होती है, जो क्या होती है कि वृक्क से निकल करके मूत्रवाहिनी तक जुड़ी होती है। इसके बाद अगर बात की जाए तो मूत्राशय। मूत्राशय क्या होता है, मूत्राशय एक तिकोना होता है। ये पुरुषों में सामने की ओर आगे उदर गुहा में स्थित होता है। और जैसे मूत्राशय भर जाता है मूत्र से, तो पुरुषों में मूत्र त्यागने की इच्छा बहुत तेजी से होती है। लेकिन महिलाओं में मूत्राशय जो होता है वो उदर गुहा में क्या कहते हैं, गर्भाशय के पीछे स्थित होता है। इसलिए महिलाओं को पुरुषों की अपेक्षा मूत्र त्यागने की इच्छा कम होती है। और पुरुषों में क्या होता है कि सामने उदर गुहा में होता है, जैसे मूत्राशय भर जाता है तो तुरंत मूत्र त्यागने की इच्छा प्रबल हो जाती है। और महिलाओं में मूत्र त्यागने की इच्छा पुरुषों की अपेक्षा कम होती है। फिर इसके बाद में मूत्राशय एक पेशीय थैलेनुमा तिकोना संरचना होता है। और ये क्या होता है कि पेशीय थैलेनुमा होता है, लचीला होता है। और वृक्क निरंतर रुधिर को छान करके मूत्र को निकालता रहता है, और वह मूत्रवाहिनी द्वारा धीरे धीरे मूत्राशय में एकत्रित होता है। जब मूत्राशय में मूत्र एकत्रित होता रहता है, तो जब ये थैली भर जाती है तो एक प्रतिवर्ती क्रिया मस्तिष्क के द्वारा होती है, जिसे उत्सर्जन करना आवश्यक होता है। क्योंकि मूत्र क्या होता है, उत्सर्जी पदार्थ है। और यह मूत्र क्या है कि ये शरीर के लिए विषाक्त होता है, विषैला होता है। और विषैला होने के कारण इसे त्यागना जरूरी होता है। अधिक देर तक अगर मूत्राशय में मूत्र को रोका जाए तो वह मूत्र के कारण शरीर का ताप बढ़ जाता है, और क्या कहते हैं, उपापचय क्रिया प्रभावित होती है। इसलिए त्यागना इसे अनिवार्य होता है। तो आप जैसा कि चित्र के माध्यम से आपको हमने बताया कि एक जोड़ी वृक्क, एक जोड़ी मूत्रवाहिनी, एक मूत्राशय और मूत्रमार्ग। अब बात किया जाए कि मनुष्य में पाए जाने वाले, कभी कभी पूछ लिया जाता है 2-3 उत्सर्जी अंगों का नाम बताओ। तो त्वचा आपका सबसे बड़ा उत्सर्जी अंग है। इसके बाद में वृक्क आपका उत्सर्जी अंग दूसरा है। तीसरा लीवर उत्सर्जी अंग है। तो अब हम लोगों में क्या होता है, ये उत्सर्जी अंग है।
अगर बात किया जाए जो गंदगी त्याग की जाती है, चाहे ये यूरिया के रूप में, यूरिक अम्ल के रूप में, कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में, आदि के रूप में त्याग किया जाता है, तो उसे कहते हैं, क्या कहते हैं, उत्सर्जन क्रिया। पौधों में बात किया जाए तो पौधों में उत्सर्जन क्रिया पौधों में उपस्थित रंध्रों पत्तियों के द्वारा होता है, और पत्तियां जब परिपक्व हो जाती हैं तो वह पत्तियां पेड़ से टूटकर नीचे गिर जाती हैं, और गिरने के कारण क्या होता है, उत्सर्जन क्रिया हो जाती है। पौधों में उत्सर्जन क्रिया के लिए कोई अंग नहीं पाए जाते हैं, और जंतुओं में उत्सर्जी अंग पाए जाते हैं जिसके द्वारा उत्सर्जन क्रिया होती है। अब इसमें अगर उत्सर्जन की बात की जाए तो एक जोड़ी वृक्क, एक जोड़ी मूत्रवाहिनियां, एक मूत्राशय, एक मूत्रमार्ग, ये सभी जंतुओं में पाए जाते हैं। कि वृक्क की वाय संरचना के बारे में भी आपका हमने वर्णन किया कि आप लोगों को बताया कि वृक्क किस प्रकार होता है, कहाँ पर स्थित होता है, कैसे रंग का होता है, कितने वजन का होता है, और ये कहाँ पर स्थित होता है। तो अब ये क्या होता है, वृक्क की वाय संरचना के बारे में हमने बताया। ठीक उसी प्रकार वृक्क की आंतरिक संरचना, वृक्क की आंतरिक संरचना का बात किया जाए तो वृक्क की आंतरिक संरचना का अध्ययन करने पर क्या होता है कि वृक्क की आंतरिक संरचना अध्ययन करने पर 3 भाग दिखाई देते हैं, रीनल कार्टेक्स, रीनल मेडुला, रीनल पेल्विस। और इसके साथ साथ इसमें रुधिर वाहिनियों का जाल फैला होता है, तंत्रिका कोशिकाएं फैली होती हैं, क्योंकि रुधिर वाहिनियों से आया हुआ रुधिर, इसमें क्या होता है, रुधिर वाहिनियों से आया हुआ रुधिर मेडुला में प्रवेश करता है, और मेडुला में पाई जाती हैं नेफ्रॉन कोशिकाएं। नेफ्रॉन कोशिकाएं अति सूक्ष्म पतली माल्पीगियम नलिका की बनी होती हैं, बहुत पतली सूक्ष्म होती हैं, जिनके बीच से रुधिर प्रवेश करता है, गुजरता है, तो उसमें से रुधिर छन करके मूत्र का निर्माण करता है। अब बात करते हैं तो क्या है रीनल कार्टेक्स। रीनल कार्टेक्स वृक्क का, ये सबसे आंतरिक वृक्क का सबसे बाहरी भाग होता है, जो गहरा भूरा लाल चॉकलेटी रंग का होता है। और इसके कारण क्या होता है कि जब रुधिर वाहिनियां वृक्क के अंदर प्रवेश करती हैं तो वृक्क के ये रुधिर वाहिनियों रुधिर वाहिनियों के अंदर से प्रवेश करती है, तो वह आकर के सीधे रीनल मेडुला में पहुंचती है। रीनल मेडुला में नेफ्रॉन पाए जाते हैं। नेफ्रॉन जो होते हैं वो पतली पतली सूक्ष्म नलिकाएं होती हैं। इनकी एक बार ये बन जाते हैं, जन्म से लेकर के जितनी संख्या में बनते हैं वह जीवन पर्यंत बने रहते हैं। यदि कभी शराब का सेवन करने से या अधिक अल्कोहल का सेवन कर किया जाता है तो ये नेफ्रॉन की कोशिकाएं नष्ट हो सकती हैं। अगर शुगर किसी को होता है तो शुगर में भी क्या होता है, ये नेफ्रॉन नष्ट हो जाता है, जिससे गुर्दा कार्य करना बंद कर देता है। तो रीनल कार्टेक्स से रुधिर आता है, रुधिर वाहिनियों द्वारा रीनल मेडुला में प्रवेश करता है। रीनल मेडुला में जब रुधिर बन जाता है तो रुधिर बनने के कारण क्या होता है, रीनल मेडुला में रुधिर छन करके सीधे रीनल पेल्विस में प्रवेश करता है। रीनल पेल्विस में आया हुआ छना हुआ द्रव वास्तविक रूप से पूर्णतया मूत्र में बदल जाता है, और मूत्र पीले रंग का होता है, उसमें यूरोक्रोम की मात्रा पाई जाती है, और यूरोक्रोम के कारण ही रुधिर का मूत्र का रंग पीला होता है। अब ये उत्सर्जी अंग होता है, लेकिन क्या होते हैं कि रीनल कार्टेक्स, रीनल मेडुला, रीनल पेल्विस आंतरिक संरचना में अध्ययन करने पर मिलता है, और यही तीनों उसके भाग है। तो यहाँ से क्या होता है कि ये एक पतली पेरिटोनियम झिल्ली में बंद होता है। जैसे कि प्रारंभ में बात किया जाए तो बच्चों में या बच्चे जो पैदा होते हैं तो उनमें वृषण जो होता है, जिसमें शुक्राणु बनता है, टेस्टिस होता है, वृषण इसी वृक्क के पास पेरिटोनियम झिल्ली में बंद रहता है वहां पर। और जब बच्चे बड़े हो जाते हैं, धीरे धीरे सेकेंडरी ग्रोथ आती है, जिसके एक लक्षण का विकास होता है, तो ये वृक्क के खोल से यहाँ से बगल में स्थित होते हैं, और वहां से आकर के वृषण में आ जाते हैं। जिसके बाद क्या होते हैं, वहां पर उनका विकास होता है, शुक्राणु का निर्माण होता है। अब ये क्या होते हैं कि ये जो रीनल कार्टेक्स, रीनल मेडुला, रीनल पेल्विस, ये वृक्क के आंतरिक भाग है, और वृक्क से संबंधित मनुष्य में रोग भी होते हैं। जैसे कि अगर किसी के मूत्र के साथ अगर बहुत ज्यादा मात्रा में चीनी की मात्रा आ रही है तो उसे ग्लाइसूरिया रोग कहते हैं। और किसी व्यक्ति में अगर मूत्र के साथ पस या मवाद आता है तो उस रोग को पाइसूरिया कहते हैं। किसी व्यक्ति में अगर मूत्र के साथ रुधिर आता है तो उसे हीमोटूरिया रोग कहते हैं। और किसी व्यक्ति में अगर मूत्र के साथ अगर क्या कहते हैं क्रिएटिनिन आ जाता है, प्रोटीन है, तो उसे कहते हैं कीटोनूरिया रोग कहते हैं।
तो अब मूत्र के साथ अगर किसी में संक्रमण की अवस्था है या कोई ऐसा रोग है जैसे शुगर है या और कोई संबंधित रोग है, तो उस रोग के केस में अगर संक्रमण की अवस्था में ये वृक्क संबंधी रोग होते हैं, कीटोनूरिया, हीमोटूरिया, ग्लाइसूरिया, पाइसूरिया और फिर क्रेटिनिन या निर्जलीकरण होता है। कभी कभी वृक्क अपना कार्य करना बंद कर देता है एल्डोस्टेरोन हार्मोन्स के डिस्टरबेंस या गड़बड़ होने के कारण, एडीएच के कारण मूत्र क्या होता है, जो पानी पिया जाता है उसको बिना छने मूत्र के साथ निकल जाता है और पूरा पानी के रूप में निकलता है, मूत्र बनता ही नहीं है। इस क्रिया को निर्जलीकरण एक प्रकार का रोग है, निर्जलीकरण कहते हैं। और इस रोग में क्या होता है, व्यक्ति दुबला पतला कमजोर होता चला जाता है। जबकि क्रेटिनिन जो कीटोनूरिया रोग है, क्रेटिनिन प्रोटीन गल करके बाहर निकल जाता है, तब भी व्यक्ति दुबला पतला हो जाता है। तो ये वृक्क के संबंधी रोग हैं। अगर आंतरिक संरचना की बात आएगी तो रीनल कार्टेक्स या वृक्क का बाहरी भाग है, गहरा भूरा लाल चॉकलेटी रंग का होता है। इसके अंदर जो मेडुला पाए जाते हैं पिरामिड के आकार के होते हैं, तिकोने होते हैं, इनमें नेफ्रॉन पाए जाते हैं और ये मेडुला होता है, रीनल मेडुला कहलाता है। और रीनल मेडुला में ही रुधिर का छानना होता है और छान करके रुधिर का निर्माण किया जाता है। जब रुधिर छन करके मूत्र का निर्माण करता है तो वो मूत्र रीनल पेल्विस में आता है और रीनल पेल्विस से जुड़ा हुआ क्या होता है, मूत्रवाहिनी जुड़ी होती है। उस मूत्रवाहिनी द्वारा रुधिर सीधे आकर के मूत्राशय से जुड़ी होती है जहां पर मूत्र एकत्रित होता है।